हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है एकदम जितने भी प्रश्न बताए जाएंगे वो सारे मॉडल पेपर के तौर पे बताए जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों से आप लोग को 2025 का बोर्ड पेपर देना है। तो 10 प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछते हैं, वो 10 प्रश्न इसमें मिलेंगे। जैसे आपको मिलता है कर्ण खंड काव्य मिलता है, उसके बाद निबंध लिखने को मिलता है, पत्र लिखने को मिलता है, संस्कृत से प्रश्न आते हैं अनुवाद करने के लिए, वो सारे प्रश्न मिलेंगे इसमें। ठीक है, बहुविकल्पीय पहले प्रश्न देता है विष्टो, वो भी बहुविकल्पी विष्टो प्रश्न मिलेगा। जैसे आएगा वैसा वो सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बनकर जरूर देखिएगा। ठीक है, देखेंगे तो 2025 में 100% आपका ये इसी से पेपर का प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका निर्देश पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? इसका निर्देश पढ़ेंगे और इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। जी हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। और ध्यान दीजिए, ये आपका जो समय दे रहा है 3 घंटे का समय, 3 घंटे 15 मिनट का। तो 3 घंटा आपको पेपर को हल करने को मिलता है और 15 मिनट जो है आपको पेपर को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए मिलता है कि पेपर में क्या दिया है, कौन से प्रश्न में क्या पूछा है, उस चीज़ को पढ़ने के लिए 15 मिनट देता है। ठीक है, और आपका पेपर होता है 70 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, अब देखिए इसके निर्देश में क्या कह रहा है। पहला देखिए निर्देश क्या दे रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट कह रहा है ना, परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित होता है। कितने खंडों में विभाजित होता है? 2 खंडों में विभाजित होता है। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और जो प्रश्न होते हैं 50 नंबर के, जैसे 20 नंबर का आपका हो गया बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 नंबर का आपका प्रश्न जो होता है वो होता है क्या, जितना लिखित आपको प्रश्न पूछता है, जैसे संदर्भ सहित व्याख्या हुआ, गद्य या पद से संस्कृत का अनुवाद हुआ, श्लोक लिखना हुआ, वो सारे चीज आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, दूसरा दे रहा है कि क्या कर रहा है, प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें सही भी विकल्प चयन करने ओमारशीट पर क्या करने होंगे, नीले अथवा काले बाल पेन लेकर जाना है। कौन सा? नीला या काला। उससे उस पे दिया रहेगा जो गोला, देखिए आप लोग को इस तरह बना के दिया रहेगा 1 2 3, ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए हो गया और यहाँ पे लिखा रहेगा ABC और D। ठीक है, यहाँ पे 4 गोले इसके नीचे दिए रहेंगे। ठीक है, इसके नीचे 4 गोले दिए रहे। जैसे पहले प्रश्न का हम आंसर दे रहे हैं तो मान लीजिए बी ऑप्शन सही है, तो पहले का बी हम क्या कर लेंगे, इसमें अच्छी तरह से गोला कर लेंगे। ठीक है, ना गोले से बाहर जाएंगे और ना ही गोले में केवल बिंदु करेंगे, ना ट्रिक करेंगे। ठीक है, गोले को अच्छी तरह से बाल पेन से भर देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। कितने नंबर अंकित किए गए हैं? 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रहा है इसको देखेंगे। आगे दे रहा है 5 नंबर, कह रहा है कि ओमार एसिड का उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काट नहीं तथा, मतलब कि उसको गोला भरने के बाद ना काटना है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, हम देख रहे हैं कि दूसरा नंबर हम सही कर दिए, अब हमारे मन में आया कि नहीं दूसरा नंबर नहीं, तीसरा नंबर सही है, तो हमने क्या कर दिया, गोले को काट दिया, दूसरे नंबर को तीसरे नंबर में भर दिया। ऐसा यदि आप लोग करते हैं तो आपका वो प्रश्न ऐसे ही गलती मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है 6वां नंबर कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो जितने नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं उनका अंक जो है उनके सामने निर्धारित किए गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसका निर्देश तो पढ़ लिए हैं, क्या क्या शर्त रखा है। ठीक है, क्या क्या हमको ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न हम देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है आपका खंड अ से। ठीक है, देखिए खंड अ है और क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कितना पूर्णांक का होगा, 20 पूर्णांक का होगा, 20 अंक का होगा। पहला प्रश्न कह रहा है आपका
कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि बाबू गुलाब राय जो हैं वो किस युग के लेखक हैं, हम लोग से पूछ रहा है। ठीक है, पहला विकल्प दे रहा है कि भारतेंदु युग के, दूसरा दे रहा है कि द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के और शुक्लोत्तर युग के। किस युग के ये लेखक हैं हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो बाबू गुलाब राय हैं वो हैं द्विवेदी युग के। किस युग के हैं लेखक? द्विवेदी युग के लेखक हैं ये। और इनकी रचनाएं हैं क्या? मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं क्या है? इनकी रचना है। इनकी रचना का नाम अगर रखें हम तो है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं इनकी रचना है। ठीक है, ये किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। और इनकी रचना क्या है? मेरी असफलताएं। किसका? बाबू गुलाब राय का। ठीक है, और ये क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। इसकी अगर विधा की बात करें, मेरी क्या असफलताएं, तो ये क्या चीज है? इसका अगर विधा पूछ दे आपसे तो क्या कहेंगे? आत्मकथा है। आत्मकथा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। आपसे प्रश्न में अगर पूछता है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आप उस समय कहेंगे कि ये आत्मकथा है। ठीक है ना, ये आपका पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा, क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। ठीक है, आपसे प्रश्न यही ना किया है केवल कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए, पहला दे रहा है निबंध, दूसरा दे रहा है कविता, नाटक और कहानी। ये 4 विकल्प हम लोग के सामने दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि चिंतामणि के रचनाकार भी तो कोई होंगे, इसको लिखा भी होगा किसी ने। ठीक है, तो इसके रचनाकार भी जानेंगे। तो पहले जान जाइए कि ये निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। अगर इसके लेखक की बात करें, ठीक है, इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। ठीक है, अब इनकी और रचनाओं की बात करें अगर, जैसे चिंतामणि दे दिया है, उसी तरह आपका पहला पाठ है क्या? मित्रता। क्या है? मित्रता। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही रचना है। क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही रचना है मित्रता भी। और यहाँ पे आपका चिंतामणि दे दिया है, ये भी किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, और मित्रता भी आपका क्या है? निबंध है। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कह रहा है कि गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है, ये हमें बताना है। गबन किसकी रचना है, ये हमें बताना है। आगे बढ़ते हैं कि पहला ऑप्शन दे रहा है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा दे रहा है निराला और चौथा दे रहा है हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे कि गबन जो रचना है वो है मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, क्या है? किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि गबन किस विधा की रचना है, क्या पूछे आपसे कि गबन किस विधा की रचना है, आपसे प्रश्न कर सकता है ये, क्योंकि रचना पूछता है, विधा पूछता है और रचनाकार पूछता है। ठीक है, ये 3 चीज पूछता है। तो आपको लेखक का नाम पूछा है, रचनाकार का नाम पूछा है, किसकी रचना है। अब आपसे पूछे कि किसकी विधा है, तो आप क्या कहेंगे? तो ये कहेगा अगर किस विधा की रचना है तो उस समय लिखेंगे उपन्यास। क्या लिखेंगे? उपन्यास। ये किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने के लिए पेपर में मिलेंगे। ठीक है, यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। क्योंकि आपका ये जो मॉडल पेपर है
ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए, एकदम औषधि का। जैसे बीमार पड़ने पर दवा लेते हैं, उसी तरह ये क्या है, जरूरत पड़ने पर जब आप जाएंगे बोर्ड पेपर में तो याद करेंगे सर ने ये क्वेश्चन का ये आंसर बताया था, तो तुरंत आप क्या करेंगे, ट्रिक करेंगे ऐसे और वो मार्कशीट पे गोले को भर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। आज का चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की यदि आपसे समय अवधि पूछे, समय सीमा पूछे, तो आप क्या कहेंगे? पहला कह रहा है कि 1936 से 1943 तक। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 1919 से 1938 तक। तीसरा कह रहा है 1900 से 1918 तक। और चौथा कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हमें बताना है कि ये चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए शुक्ल युग की अगर बात करें तो शुक्ल युग की समय सीमा है 1919 से 1938 तक। कहाँ तक? 1919 से 1938 तक है। ये आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1919 से 1938 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आप लोग से पूछा है ये किसकी विधा है। ठीक है, किस विधा की रचना है, तो हमें ध्यान देना है। पहला कह रहा है कि जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, भेंटवार्ता है और रेखा चित्र है। क्या है ये हमें बताना है। नीड़ का निर्माण फिर क्या है, हमें ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रहा है जीवनी, दूसरा आत्मकथा। आत्मकथा, तो नीड़ का निर्माण जो है वो है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आत्मकथा है। आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मकथा। और हम ये सॉरी, देखिए ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि नीड़ का निर्माण किसकी रचना है, किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, तो उस समय आप बताएंगे कौन है इसके रचनाकार। इसके रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है ना, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्मकथा। और नीड़ का निर्माण फिर अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? हरिवंश राय बच्चन कहेंगे, अगर लेखक का नाम आपसे पूछता है तब। यदि पूछे कि इनकी एक और रचना की नाम बताइए तो उस समय क्या बोल देंगे? जैसे यहाँ नीड़ का निर्माण फिर है, तो उसी तरह इनकी एक और रचना है, क्या? मधुशाला। ठीक है, मधुशाला भी इन्हीं की रचना है। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। यदि और पूछे आपसे तो उस समय आप क्या कहेंगे? उस समय कहेंगे आप कि नीड़ का निर्माण फिर रचना है मधुशाला है। ठीक है, और क्या भूलूं क्या याद करूं इन्हीं की रचना है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास जो है किस युग की रचना है, हमें बताना है। पहला कह रहा है द्विवेदी युग, दूसरा कह रहा है भारतेंदु युग, तीसरा कह रहा है प्रगतिवादी युग और चौथा कह रहा है क्षयवाद युग। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। यदि आपसे पूछे ये किसकी रचना है, ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो उस समय कहेंगे आप कि अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, ये इनकी रचना है। प्रिय प्रवास किसी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये रचना है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। प्रिय प्रवास जब भी पूछे कि ये किसकी रचना है तो क्या बताएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, और ध्यान दीजिए, पहला दे रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का है, दूसरा दे रहा है हरिऔध का है, मतलब कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम। ठीक है, और तीसरा दे रहा है हरिवंश राय बच्चन, और चौथा दे रहा है सुमित्रा नंदन पंत। इनमें से कौन होंगे इसके लेखक, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए मधुशाला के लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, क्योंकि पेपर में आप लोग को यही सारे प्रश्न पूछेंगे, और बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, भूलना नहीं है, क्योंकि भूल जाएंगे तो पेपर में फेल हो जाएंगे। ठीक है, और हिंदी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पहला देखिए 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती जो है किसकी रचना है, पहला कह रहा है कि सियाराम शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, और महादेवी वर्मा का। इनमें से किसका है ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत भारती की बात करें आपको तो याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यदि आप लोग को इसके जगह पूछ दे कि भारत दुर्दशा भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो उस समय बोलेंगे कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, हरिश्चंद्र का। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक काल जो है कब से कब तक माना जाता है। आधुनिक काल जो है कब से कब तक माना जाता है, ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि सन 1843 से अब तक, दूसरा कह रहा है कि 1918 से 1936 तक, तीसरा कह रहा है कि 1643 से 1843 तक, और चौथा विकल्प कह रहा है कि 1936 से 1943 तक। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, और ध्यान दीजिएगा कि जो आधुनिक काल का समय सीमा है वो है 1843 से अब तक का। जो आधुनिक काल है वो है 1843 से अब तक का समय जो है वो माना जाता है आधुनिक काल। ठीक है, ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मोतीराम किस युग के कवि हैं। मोतीराम किस युग के कवि हैं हमें बताना है। पहला कह रहा है आधुनिक काल के, आदि काल के, भक्ति काल के, और रीति काल के। इन 4 विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। जो मोतीराम है वो है रीति काल के कवि। किस काल के कवि हैं, तो रीति काल के कवि हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है व्याकरण से। क्या है, व्याकरण से प्रश्न है। कह रहा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव हमें बताना है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। ठीक है, जैसे शोक दिया है तो शोक किसी का अस्थाई भाव है। किसका है, तो करूड़ का है। किसका है, करूड़ का है। उसी तरह पूछ रहा है कि हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हास्य में अगर हम कहें परिभाषा की बात, तो देखिए इसका परिभाषा होता है कि जिस पात्र को देखकर हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न हो, वो भाव उत्पन्न हो कि जिसमें हंसी आए, वो क्या होता है, हास्य रस होता है। ठीक है, और हास्य का अगर क्या पूछे, अस्थाई भाव पूछे, तो हास्य का अस्थाई भाव होता है हास। क्या होता है, हास होता है। आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। और देखिए ये एक छंद दिया है इसमें कि इसका क्या बताना है, अलंकार बताना है। ठीक है, कह रहा है कि सोहत ओढ़ पीतुपट श्याम सलोने घात, मानो नीलमणि शैल पर आपतयो परयो प्रकाश। ठीक है, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो देखिए इसका अर्थ पहले जान जाइए, व्याख्या इसका समझ लीजिएगा कि देखिए ये बता रहा है इसमें कि जो श्याम सुंदर है, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो सांवले रंग के हैं। किस रंग के हैं, सांवले रंग के हैं। और वो कैसा वस्त्र पहने हैं, पीला वस्त्र पहने हैं। क्या, पीला वस्त्र पहने हैं। और उनके पीले वस्त्र पे जब धूप पड़ रहा है, जब धूप की किरणें पड़ रही हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत पे सुबह सुबह सूर्य उदय हुआ हो। क्या हो, उनकी किरणें क्या कर रही हैं, निकल रही हैं। अब यही इस छंद में इसका व्याख्या है। और यदि इसमें पूछा है आपसे कि अलंकार कौन सा है, पहला दे रहा है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और श्लेष अलंकार। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं ये हमें बताना है। ठीक है, पहला दे रहा है कि 3 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं या 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, 4 चरण होते हैं। ठीक है, और पहले चरण को कहते हैं प्रथम चरण। ठीक है, दूसरे चरण को कहते हैं द्वितीय चरण, तीसरे चरण को कहते हैं तृतीय चरण, और चौथे चरण को कहते हैं चतुर्थ चरण। और यदि पूछे कि कौन कौन से सम होते हैं और कौन कौन से विषम होते हैं, तो उस समय आपका पहला और तीसरा होता है विषम चरण। क्या होता है, विषम चरण। ठीक है, और दूसरा और चौथा आपका होता है समचरण। क्या होता है, समचरण। यही आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण जो शब्द है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि उपसर्ग आपसे पूछे तो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो वो होता है उपसर्ग, क्योंकि वो हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, आगे जुड़ जाता है। जैसे हम दे दिए आपको कि कार, क्या दे दिए, कार दे दिए, फैन दिए धीर। ठीक है, क्या दिए, धिक दिए। अब इनके आगे कहेंगे कि उपसर्ग लगाकर इस शब्द को बनाइए, तो देखिए इसके आगे क्या जोड़ देंगे, अ जोड़ देंगे, इसके भी आगे अ जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा अकार। इसको अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा अधिक। ठीक है, एक इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। उसी तरह पूछ रहा है कि आकर्षण शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले इसका संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आकर्षण, क्या, आकर्षण का हम संधि विच्छेद करेंगे। आकर्षण का, तो इसका संधि विच्छेद होगा आधन कर्षण। क्या हो जाएगा, आधन कर्षण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
ध्यान देंगे, हम बताए हैं कि आगे जो जुड़ता है वो होता है उपसर्ग, और जो पीछे होता है अंतिम पद होता है उसे कहते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जो आगे रहता है उसे कहते हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो देखिए, पहला बी दिया है, मान दिया है, अक दिया है, और चौथा दिया है आ। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? आपका आ उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्या कह रहा है? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, पहला कह रहा है कि 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं और 3 होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोग को बता दें कि रचना के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकर्मक, सकर्मक, और दूसरा होता है आपका अकर्मक, अकर्मक क्रिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। ये 2 क्रियाएं होती हैं, 2 वाक्य होते हैं, सकर्मक क्रिया, सकर्मक वाक्य और असकर्मक वाक्य, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर इनके 2 भेद होते हैं। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। ये वाक्य पूछा है, हम कुछ और बता दिए हैं, ठीक है। तो देखिए, रचना के आधार पर अगर वाक्य पूछे आपका, ठीक है, तो होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें होता है पहला सरल वाक्य। क्या होता है? सरल वाक्य होता है, ठीक है। दूसरा होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है? मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। तीसरा आपका होता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं वाक्य, ठीक है, रचना के आधार पे, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अन जल में समास है, अन जल में समास है, यदि इसका समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा? अन और जल हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे माता और पिता, ठीक है, माता और पिता, ठीक है, लाभ और हानि, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या है? अन और जल है। जब ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पे होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कह रहा है 17 नंबर प्रश्न की आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप हमें बताना है। देविल, हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है अश्रु, दूसरा दे रहा है अंशु, तीसरा दे रहा है रोना, और चौथा दे रहा है आंख, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका 2 शब्द होता है, एक तद्भव होता है, एक तत्सम होता है। तो ये आपका दिया है तद्भव शब्द और बताना है तत्सम शब्द, ठीक है। तो देखिए, आंसू का अगर तत्सम पूछे तो हम बताएंगे अश्रु। क्या बताएंगे? अश्रु होगा, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही हो जाएगा, अश्रु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, ठीक है। पहला दे रहा है 2, दूसरा दे रहा है 3, और चौथा 4, और चौथा दे रहा है 5, ठीक है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और कर्म के आधार पर बताना है क्रिया।
तो देखिए कर्म के आधार पे दो ही क्रिया होती हैं, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया की बात करें कि कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो इसमें होगा आपका दो प्रकार, एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए यही पूछे कि समय के आधार पर, ठीक है, काल के आधार पर यदि पूछे कि क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो उस समय हो जाएगा 3 प्रकार की। कितने हो जाएगा? 3 प्रकार की क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब वो कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, जैसे आप मान लीजिए कि क्या एक वर्तमान काल में होता है, एक भूतकाल में होता है, एक भविष्य काल में होता है। तो 3 ये क्रियाएं होती हैं। जो इस समय चल रहा है वो क्या है? वर्तमान काल है। जो बीत चुका है वो क्या है? भूतकाल है। और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। ठीक है, तो आने वाले समय में जो होगा वो क्या हो जाएगा? भविष्य में क्रिया होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर काल के आधार पर पूछे तो क्या कहेंगे? 3 भेद होते हैं। और यदि आपसे पूछे कर्म के आधार पे तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है आपका कि कह रहा है कि ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताना है। ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताना है। पहला विकल्प दे रहा है आपका कि षष्ठी विभक्ति एक वचन, दूसरा दे रहा है कि सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तीसरा दे रहा है कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चौथा दे रहा है चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इनमें से पहचान कर बताना है हमें कि ताव्य शब्द जो है वचन एवं विभक्ति उसका बताना है। ठीक है, देविल जी 18 का ए, वेरी गुड। और देखिए 19 का बताना है हमें, तो 19 का आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। क्या हो जाएगा? ताव्य शब्द का अगर विभक्ति वचन पूछे तो हम क्या बताएंगे? विभक्ति आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा और वचन बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये बहुविकल्पी प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न है, क्योंकि बहुविकल्पी आपको 20 पूछता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए 20 नंबर प्रश्न का पूछ रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है इनमें चारों विकल्पों में से। तो देखिए पहला दे रहा है मनुष्य, बचपन, वह, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इनमें से आपका जो सर्वनाम है, तो आप लोग सर्वनाम का परिभाषा जानते होंगे कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाता है उसे कहते हैं क्या? हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जैसे उसमें उसका उदाहरण क्या होता है? यह, वह, उसे। ठीक है, उसका ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम का ये उदाहरण होता है। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें से संज्ञा के स्थान पे क्या प्रयोग किया जा सकता है? वह प्रयोग किया जा सकता है। मनुष्य प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।